नमस्कार दोस्तों। कल के टॉपिक में हमने ये टीचिंग से संबंधित कुछ बातें जानी थी, जिनका मैं आपको एक रिवीजन टाइप का दे रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो उनसे निवेदन है कि कृपया करके वो पहले ये वीडियोस देख लें, इसके बाद ही आगे बढ़ के आपको बेनिफिट हो पाएगा। अदरवाइज़ जो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है उसमें आपको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट शायद ना हो पाए। तो शिक्षण क्या है ये हमने कल जाना था अच्छे से, और इसके बाद हमने ये भी जाना था कि जो शिक्षण व्यवहार है वो कितने प्रकार के होते हैं। अथॉरिटेरियन होता है, डेमोक्रेटिक होता है, लेज़र फेयर होता है। देन इसके बाद अथॉरिटेरियन का अर्थ क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये सारी बातें हमारी पहले हो चुकी हैं। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक टीचिंग बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, इसके संबंध में भी चर्चा मैं कल कर चुका हूँ आप लोगों से, जिसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देख लेना चाहिए। लेज़र फेयर, जिसको हम हस्तक्षेप रहित शिक्षण कहते हैं, इसके संबंध में भी जानकारी दी जा चुकी है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये सारी स्लाइड हमारी कल रन की जा चुकी हैं। आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है मेमोरी लेवल्स ऑफ टीचिंग से। ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग की जब हम बात करते हैं, इसी को हम लेवल्स ऑफ लर्निंग भी कह के समझ सकते हैं। देखिए, शिक्षण और अधिगम, टीचिंग और लर्निंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब शिक्षक किसी कक्षा कक्ष में खड़े होकर के कोई भी भाषण देता है या किसी प्रकार का कोई कार्य करता है जिससे बच्चों को जानकारी प्राप्त होती है, तो उसी क्षण जहाँ शिक्षक की तरफ से एक शिक्षण कार्य हो रहा है, वहीं छात्रों की तरफ से अधिगम कार्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से लेवल ऑफ टीचिंग को ही आप लेवल ऑफ लर्निंग के रूप में भी समझ सकते हैं। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आता है कि लेवल ऑफ लर्निंग क्या क्या होते हैं, तो वो भी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल से आप जान सकते हैं। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, दिस इज़ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए, मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो हमने कोई चीज़ देखी, उसको हमने याद कर लिया और वो हमारे मस्तिष्क में और लंबे समय तक के लिए बैठ गया। ठीक है, हमें उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं। उदाहरण के लिए, आप जब अब अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हैं तो बहुत सारे आपको बोर्ड दिखाई देते हैं जिसमें खूब सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो उन बोर्ड को आप एक इमेज के रूप में अपने मस्तिष्क में बैठा लेते हैं, जो कि आपको याद रहता है, बट उस बोर्ड से संबंधित कोई जानकारी आपको नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो नेचर होता है वो लीस्ट थॉटफुल होता है, जिसमें हमको चिंतन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मेमोरी की ज़रूरत हमको होती है खाली। ठीक है, बचपन में बच्चों को पहाड़ याद करा देना, कोई पोएम है उसे रटा देना, बहुत अच्छा उदाहरण है। हम में से बहुत लोगों को बचपन में हनुमान चालीसा कंठस्थ होती है, वो है मेमोरी लेवल, क्योंकि हमने रट लिया है। लेकिन हनुमान चालीसा के जो हम दोहे चौपाइयाँ जो पढ़ते हैं, उनका अर्थ हमको स्पष्ट रूप से तब नहीं पता होता है। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड लीस्ट थॉटफुल। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ द फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन। बताया था आपको मैंने कि केवल सूचनाओं को प्राप्त करना और फैक्ट को याद करना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, जैसे गणित की हम बात करें तो गणित में आप सूत्र रट लेते हैं। ठीक है, उस सूत्र का कब कहाँ कैसे प्रयोग होता है ये जानकारी आपको नहीं है, किंतु आपको सूत्र याद है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि किसी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो एक छोटा सा बच्चा आंसर देता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। बच्चे को इतना पता है, अब उसको कोई व्यवहारिक प्रश्न दिया जाएगा तो उसको सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका अर्थ ये है कि उसको सूत्र तो याद है, बट सूत्र का जो प्रयोग है वो कैसे करना है ये जानकारी उसे नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द नॉलेज ऑफ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारी रिकॉग्निशन या फिर रिकॉल लेवल की जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पूरा करती है। रोल ऑफ टीचर, ऐसे शिक्षण कार्य में जो शिक्षक का रोल है वो केवल और केवल डोमिनेटिंग रहता है। टीचर जो कहेगा बच्चे को उसी रूप में उसको स्वीकार करना पड़ेगा। सशब्द बच्चे को टीचर के द्वारा कही गई बातों को याद करना होता है। तो शिक्षक एकमात्र यहाँ पर क्या होता है, आपका डोमिनेंट जो रोल है उसको निभाता है। टेलिंग विदाउट केयरिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, और जब भी शिक्षक कोई वार्तालाप करता है तो उसका उद्देश्य बच्चे के मस्तिष्क में वो सूचना बैठा देना है। किसी प्रकार से बच्चे को उसके संबंध में कोई क्या बोलते बोध हो रहा है, समझ विकसित हो रही है नहीं हो रही है, इसका कंसर्न टीचर का नहीं होता है। इसके बाद नेचर ऑफ मोटिवेशन कैसा होता है, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का अर्थ होता है हिंदी में बाहरी। ठीक है, ऐसे कक्षा कक्ष में अगर बच्चे को हमने मोटिवेशन देना है, उसको प्रोत्साहन देना है, तो हम उसको बाहरी रूप से शाबाशी देंगे। शिक्षक जब तक ये नहीं कहेगा कि तुमने याद कर लिया है या तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तब तक बच्चे को किसी प्रकार का कोई मोटिवेशन प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके
विपरीत अगर हम अपनी बात करें, आज के समय में आप बैठ करके किताबें पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई टीचर नहीं है, लेकिन आप जब किताब पढ़ते हो तो आप खुद एनालिसिस कर लेते हैं कि मुझे कोई चीज़ याद हुई है या नहीं हुई है। तो उसी प्रकार से जब आप कोई नई जानकारी प्राप्त करते हैं, उस नई जानकारी को प्राप्त करने के बाद आपको अंदर से खुशी मिलती है, वो होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो आपको अंदर से खुशी मिल रही है, बाहर से कोई नहीं कह रहा है, ठीक है। दूसरी ओर जो बच्चे होते हैं उनसे कहना पड़ता है कि जब तुम पढ़ाई करोगे तो हम तुमको कोई गिफ्ट देंगे या फिर तुमको ये देंगे या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, तो समझ सकते हैं आपकी जो मोटिवेशन की आपका वो हमेशा एक्सट्रिंसिक रहेगा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। नेचर ऑफ मेथड एम्प्लॉयड, कौन कौन से मेथड्स हम यहाँ पर एम्प्लॉय कर सकते हैं? ऐसे मेथड जो सिर्फ शिक्षक केंद्रित होते हैं या विषय केंद्रित होते हैं, जैसे लेक्चर, टेक्स्ट बुक, वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि सिर्फ शिक्षक बोल रहा है, बच्चा सिर्फ सुन रहा है, बच्चे को बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के जो मेथड्स हैं उसमें बच्चे की रोट लर्निंग होती है, यानी कि बच्चा चीज़ों को रटता है, समझता नहीं है। तो लेक्चर में टीचर बोलता है, बच्चा सिर्फ सुनता है। टेक्स्ट बुक मेथड में बच्चा सिर्फ किताब से शिक्षक के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो मेथड्स हैं ये सारे के सारे बच्चे की जो रोट लर्निंग होती है उसको इन्हेंस करते हैं केवल। क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होता है? अब जब शिक्षक बोल रहा है, बच्चों को बोलने का अधिकार ही नहीं है, बच्चे अंतःक्रिया कर ही नहीं पा रहे हैं प्रॉपरली, जो क्यूरियोसिटी आ रही है उसको डेवलप कर ही नहीं पा रहे हैं, तो होगा क्या ऐसे में? ऐसे में जो क्लासरूम इन्वायरमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो क्लासरूम होता है वो हमेशा क्या होता है, बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत डल हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो शिक्षण कार्य है वो उतनी इफेक्टिवनेस के साथ या प्रभावशीलता के साथ प्रस्तुत नहीं किया सकता, क्योंकि इसमें सिंगल साइड अफेयर ऑफ टीचर विद नो इंटरेक्शन। शिक्षक ही शिक्षक बोला जा रहा है, बच्चे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही है, तो फिर वो जो क्लासरूम है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। देन टाइप्स ऑफ कंटेंट, कैसा टाइप होता है कंटेंट का? जब हम पढ़ाते हैं इस प्रकार के कक्षा में तो सिर्फ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, फैक्ट बताए जाते हैं और जैसे टेबल्स रटाई जाती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसलिए इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब शिक्षक को या तो बहुत ज़्यादा मैथडोलॉजी का ज्ञान नहीं होता है या फिर संसाधनों की उपलब्धता नहीं होती है, ठीक है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो इस प्रकार का शिक्षण कार्य हमारे शिक्षकों ने नहीं किया जाता है। अब हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। देखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की हम बात करते हैं तो ये आपका मॉडरेटली थॉटफुल होता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की समझ का विकास किया जा रहा है, तो बच्चे को भी प्रश्न करने की छूट दी जाती है, ठीक। मेन ऑब्जेक्टिव जो इसके हैं वो हैं टू एक्वायर नॉलेज विद फुल अंडरस्टैंडिंग एंड जनरलाइज्ड इंसाइट। इसका जो उद्देश्य है वो बच्चों के अंदर बोध स्तर का विकास करना होता है, जिससे बच्चे की जो समझ है वो विकसित हो जाए। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, हमेशा बच्चे को हम जो भी कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं उसका जनरलाइजेशन करने के लिए कहा जाता है, और जो भी बच्चे ने फैक्ट सीखे हैं उनका वो किन क्षेत्रों में एप्लीकेशन करेगा, प्रयोग करेगा, ये जानकारी बच्चे को दी जाती है। रोल ऑफ टीचर, ऐसे इस लेवल के जो टीचिंग होती है, शिक्षण होता है, उसमें जो शिक्षक का जो रोल है वो अभी भी डोमिनेंट और अथॉरिटेरियन रहेगा, क्योंकि सारी प्लानिंग जो है वो शिक्षक के द्वारा ही की जा रही है। भले ही शिक्षक बच्चों को ये छूट दे रहा है कि जहाँ पर डाउट हो वहाँ पर वो प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का जो भी उत्तर शिक्षक देगा बच्चों को वही स्वीकार करना होगा, क्योंकि बच्चों के पास दूसरा कोई संसाधन नहीं है शिक्षा को प्राप्त करने का या फिर सूचनाओं को ग्रहण करने का। नेचर ऑफ मोटिवेशन, इस प्रकार का जो लेवल है टीचिंग का उसमें एक्सट्रिंसिक लेवल ही होता है मोटिवेशन का भी, क्योंकि यहाँ पर भी शिक्षक ही क्या है, आपका मेन जो आयाम है शिक्षण अधिगम क्रिया का वो है, तो शिक्षक के द्वारा दी गई जो शाबाशी है या फिर जो भी सहमति है उसके आधार पर बच्चे को मोटिवेशन मिलेगा। नेचर ऑफ मेथड, कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं देख लीजिए। सबसे पहले तो जो मेथड्स होंगे सारे सब्जेक्ट सेंटर्ड होंगे, उनका शिक्षक से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक का कार्य केवल जो कंटेंट है, सब्जेक्ट है, उसको बच्चों के सामने अच्छे तरीके से रखना होता है। तो इसमें हम डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर और इंडक्टिव डायरेक्टिव मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और इन सभी मेथड्स में आप लोगों को पता है कि शिक्षक और बच्चे के बीच एक स्वस्थ अंतःक्रिया होती है। क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा होता है? मॉडरेट होता है, ना तो बहुत प्रभावशाली होता है और ना ही बहुत बोरिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी शिक्षक का जो रोल है वो देखो बहुत बड़ा रोल होता है, बिग रोल टू टीचर। देन टेस्टिंग डिवाइस कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं? ऐसी टेस्टिंग डिवाइस यूज़ करते हैं जिनका उद्देश्य बच्चों की समझ और उनके जो ज्ञान है उसकी टेस्टिंग करना होता है, जिसमें हम ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल वर्क करा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आज हमने 2 लेवल ऑफ टीचिंग समझे हैं,
कल की और या नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद वाला लेवल समझेंगे और उसके साथ साथ हम जो शिक्षण के जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जानकारी भी लेंगे। धन्यवाद।